हेलो एंड वेरी गुड आफ्टरनून बच्चों। तो कैसे हो आप सब। माई सेल्फ आदिल अशरफ एंड आई हैव डन माई बीटेक फ्रॉम एनआईटी श्रीनगर इन द केमिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। तो चलिए आप डिस्कस करते हैं वेक्टर्स का लेक्चर नंबर 9। लेक्चर नंबर 8 में जो हमने डिस्कस किया था यूनिट वेक्टर के बारे में, थोड़ा सा मैं आपको रिकैप कर दूं। यूनिट वेक्टर हमारे पास एक ऐसा वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है और जो हमें डायरेक्शन देने के काम आता है। तो चलिए इसके ऊपर जो है कुछ क्वेश्चन हम और प्रैक्टिस करते हैं, फिर हम जो है आगे वाले टॉपिक्स के ऊपर आ जाते हैं। तो सबसे पहले आप एक बार यहां पर देख लीजिए, यहां पे सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर्स आर यूनिट वेक्टर। इनमें से आपको जो ये सवाल दिए हैं आपको बोलना है इनमें से कौन सा यूनिट वेक्टर होगा। तो आपका सवाल होगा सर हम कैसे पता करेंगे कोई सा वेक्टर यूनिट वेक्टर होगा या नहीं होगा। तो आपको क्या करना है, उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है। अगर वो 1 के बराबर आया तो फिर वो यूनिट वेक्टर होगा, और अगर वो कुछ और आया दैट मींस वो यूनिट वेक्टर नहीं होगा। ठीक है सर। तो देख लीजिए सर, ये वेक्टर आपने दिया है, तो सर आपने हमें सिखाया था वेक्टर का मैग्नीट्यूड हम क्या करते हैं सर, अंडर रूट सर जो इसके साथ कोएफिशिएंट है सर उसका स्क्वायर, प्लस सर जो जे के साथ कोएफिशिएंट है उसका स्क्वायर। सर 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का स्क्वायर होता है 16, इन दोनों को ऐड करेंगे तो सर ये बनेगा रूट 25। सर 25 होता है 5 का स्क्वायर, ये और ये कैंसल, तो सर इसका मैग्नीट्यूड तो 5 आया। लेकिन क्या 5 1 के बराबर होता है? नहीं। अगर इसका मैग्नीट्यूड 1 आता तो फिर मैं बोलता ये यूनिट वेक्टर है, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड 5 आया, सो ये यूनिट वेक्टर नहीं होगा। दैट मींस ये हमारे पास नहीं होगा यूनिट वेक्टर। समझ आया? आई होप जो है पहला पार्ट आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। तो चलिए अब जो है दूसरा पार्ट आप पहले ट्राई करिए, फिर देखिए कैसे करते हैं इसको। तो चलिए अब अगर हम जो है दूसरा वाला पार्ट इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, आप बोलेंगे सर देखिए अंडर रूट, सर इसके साथ कुछ नहीं है तो 1 का स्क्वायर, सर इसके साथ भी कुछ नहीं है 1 का स्क्वायर, तो सर ये हो गया रूट 2। दैट मीन सर इसका मैग्नीट्यूड भी 1 के बराबर नहीं आया, दैट मीन सर ये भी हमारे पास यूनिट वेक्टर नहीं होगा। तो चलिए और एक जो है सवाल अब हम देखते हैं। सर इसका अगर हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे सर, तो सर ये आएगा अंडर रूट, सर इसका होता है 1 स्क्वायर, सर इसका मैग्नीट्यूड है -1, उसका भी कर दीजिए स्क्वायर, सर इसका मैग्नीट्यूड है 1, उसका भी कर दीजिए स्क्वायर, तो सर ये हो गया रूट 3। 1 + 1 + 1 हो गया रूट 3। दैट मीन सर ये भी हमारे पास जो है यूनिट वेक्टर नहीं होगा। क्लियर, समझ आ गया? हाँ सर, ये 3 सवाल आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो चलिए अब ये सवाल को देखते हैं। तो सर ये सवाल को पहले देखिए, इसको डिवाइड में है रूट 2, तो दोनों को क्या है दैट मीन जे आई को भी रूट 2 डिवाइड में है और जे को भी, दैट मीन सर पहले हम इसको ऐसे लिखेंगे आई अपॉन रूट 2 प्लस जे कैप अपॉन रूट 2। क्लियर है इतना? ठीक है सर। सब अब हम इसका जो है अंडर रूट जो है सॉरी इसका जो है मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। तो सर इसका कोएफिशिएंट क्या है, आई का कोएफिशिएंट है सर 1 अपॉन रूट 2, दैट मींस 1 अपॉन रूट 2 का होल स्क्वायर। ठीक है सर। प्लस सर इसका कोएफिशिएंट क्या है, सर इसका कोएफिशिएंट भी 1 अपॉन रूट 2 का स्क्वायर। तो सर इसको सॉल्व करेंगे। सर 1 अपॉन रूट 2, 1 का स्क्वायर होता है सर 1, रूट 2 का स्क्वायर होता है 2, प्लस सर 1 का स्क्वायर होता है 1, सर रूट 2 का स्क्वायर होता है 2। हाँ ये हो गया 1/2 हो गया, आधा प्लस आधा, दैट मींस ये 1 आ गया, दैट मींस 1/2 प्लस 1/2, ये हो गया 2/2, दैट मींस 1। तो 1 आ गया मैग्नीट्यूड, दैट मींस ये हमारे पास जो है यूनिट वेक्टर होगा। जब भी आपका मैग्नीट्यूड 1 आएगा दैट मींस ये हमारे पास यूनिट वेक्टर होगा। और हम इसको डायरेक्टली भी कह सकते थे, देखो आई कैप प्लस जे कैप, सर इनका जो है मॉड कितना होगा रूट 2, सर इनका मैग्नीट्यूड रूट 2 वो ऑलरेडी डिवाइड में है। तो चलो उसको आपको वैसे करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो है बच्चा इन दी एंड कितनी चीजें याद रखेगा। चलो मेरे को तो बहुत टाइम हुआ और मैं ये बहुत बार पढ़ चुका हूं, तो दैट मींस मेरे लिए आसान है। लेकिन जो बच्चा है मैं उसके लिए एकदम सरल और आसान तरीका बता रहा हूं। सिंपल मैग्नीट्यूड निकाल दीजिए, और मैग्नीट्यूड अगर 1 के बराबर आता है तो फिर वो जो है आपके पास यूनिट वेक्टर होगा। ठीक है सर, आई होप जो है ये भी आपको समझ आया होगा। तो चलिए अब सवाल नंबर जो है 5 को डिस्कस करते हैं। तो ध्यान से देखो, इसको भी पहले हम जो है एक अलग फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सर ये रूट 3 इन तीनों को डिवाइड में है, तो सर असल में ये ऐसे है आई अपॉन रूट 3। ठीक है सर, प्लस जे कैप अपॉन में सर रूट 3। क्लियर, समझ आ रहा है? प्लस सर ये है के कैप अपॉन में सर रूट 3। क्या क्लियर, समझ आ रहा है? सर समझ आ रहा है। सर इसका मैग्नीट्यूड तो बहुत आसान है सर, 1 अपॉन रूट 3, 1 अपॉन रूट 3 का होल स्क्वायर। ठीक है सर। सर यहां पे 1 अपॉन रूट 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 अपॉन
√3 का होल स्क्वायर। सर ये तो हो जाएगा सर 1 का स्क्वायर 1 होता है, √3 का स्क्वायर होता है 3, प्लस में सर ये भी 1/3 प्लस में ये भी 1/3, तो सर ये आ जाएगा 1 ये देखो बेस सेम है 3 3 3 ऊपर ऐड होगा 1 + 1 + 1 दैट मींस 3/3, ये मैं सिखा चुका हूं, दैट मींस ये आएगा 1, दैट मींस ये भी हमारे पास यूनिट वेक्टर होगा। क्या समझ आ गया? यूनिट वेक्टर आएगा आपको। चलिए अब ये सवाल को भी डिस्कस कर लेते हैं, क्या ये यूनिट वेक्टर है या नहीं है। अब मैं डायरेक्टली लिखूंगा, आपको समझ आया होगा, ये सबको डिवाइड में है, तो सर यहां पर जो है जब आप करोगे 1/√3 तो सर आएगा 1/3, प्लस यहाँ पे -1/√3 तो स्क्वायर है, कोई फर्क पड़ेगा नहीं, डायरेक्ट इसका भी 1/3 प्लस सर इसका भी आएगा 1/3, दैट मीन सर इनका मैग्नीट्यूड 1 आ गया, दैट मीन सर ये भी हमारे पास क्या होगा? यूनिट वेक्टर होगा। क्लियर है? आई होप जो है ये सवाल आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे, तो इनको नोट करिए, फिर हम कुछ और 4-5 सवाल लेते हैं, फिर दूसरे टॉपिक के ऊपर चलेंगे हम। चलिए बेटा, तो कुछ और चीजें अब हम डिस्कस करेंगे। तो ये सवाल देख लीजिए, ए वेक्टर है बराबर sin थीटा प्लस cos थीटा, क्या ये यूनिट वेक्टर होगा? सर बोलेंगे हम तो सर इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे और फिर चेक करेंगे। ठीक है सर, सर ये होगा √। सर आई के साथ क्या है? सर इसके साथ तो है sin थीटा का होल स्क्वायर। सर इसके साथ क्या है? सर इसके साथ है cos थीटा, इसका होल स्क्वायर। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है? सर ये तो 1 होता है, दैट मीन सर ये आ गया √1, तो ये 1 ही होता है, दैट मीन सर ये तो यूनिट वेक्टर होगा। सिमिलरली क्या ये भी सर यूनिट वेक्टर होगा? चलिए चेक करते हैं। सर √, आई के साथ सर जो चीज है उसका स्क्वायर कर दीजिए, sin थीटा का स्क्वायर, प्लस सर इसके साथ जो चीज है -cos थीटा, तो उसका कर दीजिए स्क्वायर, वैसे कुछ फर्क पड़ेगा नहीं। सर ये बनेगा √sin स्क्वायर थीटा, तो यहां पे स्क्वायर है इसको, तो ये वापस बनेगा प्लस cos स्क्वायर थीटा। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है, दैट मींस सर ये भी हमारे पास यूनिट वेक्टर होगा। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, आपको ये देखने आने चाहिए। क्लियर है? चलिए इस सवाल को आप देखते हैं। सर ये तो है p वेक्टर प्लस q वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ p प्लस p वेक्टर प्लस q वेक्टर। सर इसको कैसे करेंगे? कुछ पता नहीं है, ध्यान से देखो, ऊपर है p वेक्टर प्लस q वेक्टर, नीचे है मॉड ऑफ p वेक्टर प्लस q वेक्टर, दैट मीन जो वेक्टर ऊपर लिखा है नीचे उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखा है, दैट मीन्स ऊपर जो वेक्टर लिखा है, ऊपर जो वेक्टर लिखा है नीचे उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखा है, नीचे उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो हमने क्या पढ़ा? वेक्टर अपॉन इसका मैग्नीट्यूड, दैट मींस सर ये तो अपनी बाय डेफिनेशन से ही ये यूनिट वेक्टर हो गया, बाय डेफिनेशन ये यूनिट वेक्टर हो गया, क्योंकि ऊपर जो वेक्टर है p वेक्टर प्लस q वेक्टर, नीचे मॉड है p वेक्टर प्लस q वेक्टर का, दैट मींस नीचे उसका मैग्नीट्यूड, जो ऊपर वेक्टर है नीचे उसका मैग्नीट्यूड है, दैट मींस ये बाय डेफिनेशन हमारे पास क्या हो गया? सर ये तो यूनिट वेक्टर हो गया। क्लियरली समझ आ गया? लेकिन ध्यान देखना, अगर ऊपर लिखा है p वेक्टर प्लस q वेक्टर, नीचे भी मॉड में p वेक्टर प्लस q वेक्टर, अगर यहां पे माइनस आ गया फिर ये जो है यूनिट, फिर ये नहीं होगा, फिर आपको जो है चेक करना पड़ेगा, दैट मींस फिर हम इसको यूनिट वेक्टर नहीं बोल सकते। जो साइन ऊपर होगा इनके साथ वही नीचे भी होना चाहिए, एज इट सेम होना चाहिए मैग्नीट्यूड के अंदर, तो ही हम इनको यूनिट वेक्टर्स बोल सकते हैं। ठीक है सर, तो दैट मींस समझ गए। देख लीजिए, अब इसके लिए मैंने और एक सवाल आपको दिया है, ए वेक्टर बराबर p वेक्टर प्लस q वेक्टर माइनस r वेक्टर। देखो ध्यान से, नीचे भी लिखा है मैग्नीट्यूड किसका? p वेक्टर, q वेक्टर और माइनस r वेक्टर, p के बाद प्लस है, यहां पर भी प्लस है, q के बाद माइनस है, यहां पर भी प्लस है, दैट मींस सर ये तो सही है, ये भी हमारे पास यूनिट वेक्टर बाय डेफिनेशन हो जाएगा। लेकिन ध्यान से इसको देखना, यहां पे p वेक्टर, q वेक्टर और माइनस r वेक्टर है, नीचे दिखाए p वेक्टर, q वेक्टर, r वेक्टर है, तो p q r ही, नीचे भी p q r, लेकिन इनके बीच में साइनेज अलग अलग हो गए। सर यहाँ पे p वेक्टर प्लस q वेक्टर और माइनस r वेक्टर है, दैट मींस ये अलग वेक्टर हो गया, और जब मैं p वेक्टर प्लस q वेक्टर प्लस r वेक्टर, ये अलग वेक्टर हो गया, क्योंकि यहां माइनस है यहां प्लस है, दैट मींस ये सेम वेक्टर का नीचे मैग्नीट्यूड नहीं लिखा है, इसलिए ये हमारे पास यूनिट वेक्टर नहीं होगा। क्लियर समझ आ गया? यहां तक पहले आप नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। हाँ, तो चलिए अब हम जो है यहां पर एक सवाल डिस्कस करते हैं। यहां पर आपको सवाल दिख रहा होगा, कह रहा है हमारे पास एक बर्ड है जिसकी स्पीड कितनी है? 10 मीटर पर सेकंड से वो चल रहा है। मान लीजिए ये बर्ड है और ये 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है। कह रहा है किधर चल रहा है?
कह रहा है ए वेक्टर की तरफ चल रहा है, जिधर ए वेक्टर है उसी डायरेक्शन में चल रहा है, जिधर ए वेक्टर है उसी डायरेक्शन में चल रहा है। या इसी सवाल को दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है। वो बोलेगा हमारे पास एक बर्ड है 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है और वो ए वेक्टर के पैरेलल चल रहा है, ए वेक्टर की तरफ चले या ए वेक्टर के पैरेलल चले, दैट मींस उसी डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में हमारे पास ए वेक्टर होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आने वाले सालों में आपको इसके ऊपर जरूर सवाल दिखेगा। ठीक है, तो चलिए ये दो चीजें तो हमने देख ली है। तो हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे वो पूछ रहा है वेलोसिटी। हमसे क्या पूछ रहा है सर, हमसे वो पूछ रहा है, इसको मैं इधर लिख लेता हूं, हमसे सर वो वेलोसिटी पूछ रहा है। तो वेलोसिटी सर क्या होता है, सर वेलोसिटी ये हम आगे वाले क्लास में पढ़ेंगे। वेलोसिटी हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो सर अगर ये वेक्टर क्वांटिटी होगी, सर वेक्टर क्वांटिटी के पास दो चीजें होती है सर, एक मैग्नीट्यूड और एक होगा सर डायरेक्शन। तो सर उसने तो मैग्नीट्यूड वहां से दिया है 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, दैट मीन सर मैग्नीट्यूड तो उसने दिया है 10 मीटर पर सेकंड। लेकिन सर डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, वो क्या कह रहा है ए वेक्टर की तरफ। और मैंने आपको कहा था यूनिट वेक्टर किस लिए जरूरत होता है, डायरेक्शन देने के लिए। वो किधर चल रहा है ए वेक्टर की तरफ, तो हमें ए वेक्टर की तरफ की डायरेक्शन निकालनी है। वो कैसे निकालेंगे, ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालकर। तो दैट मींस 10 मीटर पर सेकंड। और ए वेक्टर कैसे निकालेंगे सर, ए वेक्टर ऐसी वेक्टर को, पहले वेक्टर को ऐसे लिखो, मैं फिर से, यूनिट वेक्टर क्या होता है, किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर वो वेक्टर डिवाइड बाय उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है। सर हमारे पास वेक्टर क्या है, आई कैप प्लस में 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप। ठीक है, इनका मैग्नीट्यूड मैंने आपको बहुत अच्छे से लास्ट क्लास में सिखाया, अब आखिरी बार बता रहा हूं। 3 का स्क्वायर होगा सर, इसका स्क्वायर हो गया सर 9, इसका स्क्वायर होता है 16, इन दोनों को मिला के 25, वो 5 बनता है। तो चलिए ये हो गया 10 मीटर पर सेकंड। सर इसका मैग्नीट्यूड कितना हो गया सर, ये तो हो गया 5, इसको मैं बाहर लिखूंगा, ऊपर बच गया सर 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप। तो ये और ये कैंसिल हो गया सर, ये बच गया 2 इंटू 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप। ये इसके साथ इंटू होगा, 2 3 जा 6 आई कैप प्लस में 8 जे कैप, जो है ये हमारे पास आंसर होगा वेलोसिटी का। क्या आपको समझ आ गया कैसे हम वेलोसिटी निकालते हैं। उसने हमें मैग्नीट्यूड दिया था, बोला ए वेक्टर की तरफ, जिस वेक्टर की तरफ बोले उस वेक्टर का यूनिट वेक्टर जो है निकाल दीजिए, वही इसका डायरेक्शन हो जाएगा। मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन जोड़ दीजिए, आपको फाइनल वेक्टर मिल जाएगा। क्या आपको वेलोसिटी समझ आ गई, क्योंकि ये हो क्या होगा मैग्नीट्यूड इंटू डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड क्या है, स्पीड की जे हुआ है 10, वो इसका मैग्नीट्यूड हो गया, और डायरेक्शन हम इसके ए वेक्टर की तरफ है तो उसका यूनिट वेक्टर जो है फाइंड करके इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनल आंसर हमको मिल जाएगा। ठीक है, ये सवाल आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। क्या मैं समझ लू, ये सवाल आपको समझ आया। ठीक है, तो चलते हैं, अब मैं कुछ और 1-2 सवाल इसके ऊपर करूंगा सो दैट आपकी जो है इसके ऊपर पकड़ बहुत अच्छे से हो जाए। तो चलिए तब तक इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो चलिए और एक सवाल डिस्कस करते हैं। यहां पर आपको सवाल दिख रहा होगा, ये सवाल हमसे कह रहा है आप एक वेक्टर को फाइंड कर लीजिए जिसका मैग्नीट्यूड हम आपको बताते हैं 20 न्यूटन, और वो इस वेक्टर के पैरेलल है, वो ए वेक्टर के, उसकी डायरेक्शन जो है वो ए वेक्टर के पैरेलल है। तो आप बोलोगे सर अभी आपने सिखाया, तो सर वो वेक्टर जो होगा सर उस वेक्टर को तो हम आराम से फाइंड करेंगे। सर आपने ही अभी बोला सर जो वेक्टर होता है उसके पास दो चीजें होती है, एक होता है सर उसका मैग्नीट्यूड एंड एक होता है सर उसका डायरेक्शन। ठीक है सर, तो सर मैग्नीट्यूड जो है वो हमें वहीं से दिया हुआ है। सर कितना दिया हुआ है सर, वो दिया है 20 न्यूटन, मैग्नीट्यूड दिया हुआ है। ठीक है सर, सर डायरेक्शन के लिए आपने कहा जिस वेक्टर की तरफ बोले उस वेक्टर का यूनिट वेक्टर लिख लीजिए। तो सर यूनिट वेक्टर इसका क्या होगा सर, सर यही वेक्टर 3 आई कैप माइनस 4 जे कैप, सर डिवाइड बाय इसका मैग्नीट्यूड। आई होप अब आप ट्रेन हो गए होंगे, तो वो 5 आएगा, ये 5 1 जा, ये 5 4 से कटेगा, तो ये 4 इसके साथ इंटू होगा, तो ये बनेगा 12 आई कैप माइनस ये 4 इसके साथ इंटू होगा 16 जे कैप। सर ये हमारा जो है फाइनल वेक्टर आ जाएगा। आई होप ये सवाल आपको समझ आया होगा, इसको नोट करिए और एक सवाल डिस्कस करते हैं। हाँ तो चलिए और एक सवाल डिस्कस करते हैं। यहां पर आपको सवाल दिख रहा होगा, कह रहा हमारे पास और एक वेक्टर है सर जिसका मैग्नीट्यूड तो है 20 न्यूटन, और सर वो वेक्टर जो है लेकिन उसकी डायरेक्शन ए वेक्टर के अपोजिट है। तो सर आप इसको कैसे करेंगे। अरे कुछ नहीं करना है, आपको क्या चाहिए सर, हमें तो एक और वेक्टर चाहिए। ठीक है, तो मैंने आपको बोला है उसके पास मैग्नीट्यूड होता है, वो कितना है सर 20 न्यूटन दिया हुआ है, और सर उसके पास
डायरेक्शन होता है। तो सर देखिए, अगर वो बोलता इसकी डायरेक्शन में है, ए वेक्टर की डायरेक्शन में है या इसके पैरेलल है, तो सर डायरेक्ट ए वेक्टर से करते थे मल्टीप्लाई। लेकिन सर क्या बोल रहा है, अपोजिट, तो बस इधर माइनस कर दो, इसके साथ माइनस ए, अगर अपोजिट बोल रहे हैं तो माइनस ए वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दो। सर ये तो हो गया 20 न्यूटन एंड सर माइनस ए वेक्टर, यहाँ पे माइनस को मैं बाहर निकालता हूं। सर ए वेक्टर क्या हो गया, सर ए वेक्टर हो गया वही वेक्टर, दैट मीन्स 3i कैप माइनस 4j कैप, सर डिवाइड बाय इसका मैग्नीट्यूड होता है 5, ये फिर से कैंसिल हो जाएगा 4 से, तो सर ये बचेगा माइनस 4 इंटू 3 होता है सर 12 न्यूटन, सर माइनस माइनस हो जाएगा सर प्लस, सॉरी 12i कैप, पहले मैं लिखता हूं 12i कैप, 4 इंटू 4 होता है सर 16j कैप। देखो माइनस इसके साथ हुआ 12, माइनस माइनस प्लस 16j कैप जो है ये हमारे पास आंसर आ गया। क्या आपको समझ आया? क्या आप अब ऐसे सवाल चुटकियों में कर सकते हो? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, यही कॉन्फिडेंस आप में होना चाहिए। चलिए इसको नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अब और एक सवाल डिस्कस करते हैं। यहां पर सवाल दिख रहा होगा, ये सवाल हमसे कह रहा है हमारे पास एक बर्ड है जो कितनी स्पीड से चल रहा है, 50 मीटर पर सेकंड से, 50 मीटर पर सेकंड से। उसने ए पॉइंट से चलना स्टार्ट किया, डायरेक्टली वो कहां गया है, बी पॉइंट पे चला गया है, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक। हमें क्या निकालनी है सर, आपको निकालनी है वेलोसिटी। आपको क्या निकालनी है, वेलोसिटी। और मैं आपको भी बोल चुका हूं वेलोसिटी हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो अगर ये वेक्टर क्वांटिटी होती है तो सर इसका तो एक मैग्नीट्यूड होगा और सर इसकी एक डायरेक्शन होगी, और सर इसकी मैग्नीट्यूड होगी और सर इसका होगा डायरेक्शन। तो सर मैग्नीट्यूड तो उसने वहीं से दिया, कितने से चल रहा है, 50 मीटर पर सेकंड से, 50 मीटर पर सेकंड से वो चल रहा है। लेकिन सर डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? तो डायरेक्शन निकालने के लिए आपको ए से बी तक के लिए क्या निकालना है, पोजीशन वेक्टर। फाइनली कहां गया, बी पे, तो दैट मींस आपको पहले पोजीशन वेक्टर निकालना है। तो दैट मींस सर पोजीशन वेक्टर जब आप निकालोगे तो पोजीशन वेक्टर से मल्टीप्लाई नहीं करना है, पोजीशन वेक्टर जिधर होगा ऑब्वियसली बर्ड की डायरेक्शन भी उधर ही होगी। तो डायरेक्शन निकालने के लिए इसका यूनिट वेक्टर निकालेंगे, तो इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा, आर का यूनिट वेक्टर होगा आर कैप। लेकिन सर हम आर कैसे निकालेंगे, क्योंकि मैं आपको लास्ट क्लास में पोजीशन वेक्टर निकालना सिखा चुका हूं। फाइनली इस पॉइंट पे गए, दैट मींस ये पॉइंट माइनस ये, इसका पहला कोऑर्डिनेट 3 माइनस 3, सर वो आ गया 0 आई कैप, फिर 0 माइनस 4, सर ये आ गया माइनस 4 जे कैप, 4 माइनस 7, 4 माइनस 7, सर ये आ गया माइनस 3 के कैप। दैट मींस हमको जो है आर वेक्टर मिल गया है, हमें आर वेक्टर मिल गया है सर माइनस 4 जे कैप और माइनस 3 के कैप। तो 3 और 4 सर इनका अब आप जो है मैग्नीट्यूड भी हमें निकाल दीजिए, क्योंकि जरूरत लगेगा। अंडर रूट माइनस 4 का स्क्वायर होता है सर 16, प्लस में माइनस 3 का स्क्वायर हो गया 9, सर ये हो गया 25, दैट मींस सर इसका मैग्नीट्यूड होगा 5। बस सर अब हमको ये सवाल जो हो गया है, देख लीजिए सर मैग्नीट्यूड है 50, इंट में सर डायरेक्शन के लिए हमें आर वेक्टर से आर कैप से मल्टीप्लाई करना है। सर आर वेक्टर हम निकाल चुके हैं, पहले उसको लिख लीजिए आर वेक्टर, पहले मैं यहां पे लिखता हूं आर वेक्टर डिवाइड बाय आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड। सर ये तो है 50, सर इंट में आर वेक्टर हमारे पास है -4 जे कैप -3 के कैप, ठीक है सर। और सर इनका मैग्नीट्यूड है 5, सही है सर। ये और ये हो गया कैंसिल, 5 1 जा 5, 10 जा, तो 10 से इसको मल्टीप्लाई होगा सर, ये बनेगा -40 जे कैप, सर ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा -30 के कैप। तो सर ये हमारे पास जो है वेलोसिटी वेक्टर बन के आ जाएगा। फिर से मैं एक बार समझाता हूं, जब भी ऐसा सवाल आपको दे, मैग्नीट्यूड दिया हुआ है एज इट रख लीजिए, तो आप डायरेक्शन कैसे निकालोगे, जिस पॉइंट से जा रहा है, कहां जा रहा है, वो फाइनल पॉइंट में से इनिशियल पॉइंट के कोऑर्डिनेट माइनस करके आप पोजीशन वेक्टर निकाल दीजिए। एक बार आपका पोजीशन वेक्टर निकल गया, उसका मैग्नीट्यूड भी निकाल दीजिए, क्योंकि आपको डायरेक्शन चाहिए। तो यूनिट वेक्टर निकालने के लिए पोजीशन वेक्टर डिवाइड बाय उसका मैग्नीट्यूड करते हैं, तो आपको जो है आंसर मिल जाएगा। आई होप जो है ये अब आपको क्लियर हो गया होगा, आप जो है कैसे किसी भी वेक्टर को लिखते हो अगर आपको उसकी डायरेक्शन और उसका मैग्नीट्यूड दे दिया गया हो। क्लियर है इतना? तो चलिए इतना पहले आप करिए, फिर हम आगे चलते हैं। तो चलिए अब हम जो है ये चीज जो है हमने पहले पढ़ा था, अगर हमारे पास दो वेक्टर होते हैं, अगर उन दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होता है, मान लीजिए x के बराबर होता है, दैट मींस दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर है, और उनके बीच में अगर एंगल हमारे पास थीटा होता है, तो हम पहले ही जो है एक चीज डिस्कस कर चुके थे, उनका जो है एडिशन का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, दैट मींस उनके रिजल्टेंट, अगर हम उन दो वेक्टर्स को ऐड करते हैं तो उसका रिजल्टेंट कितना बैठता है।
तो सर ये हम ऐड कर देख चुके 2x cos थीटा डिवाइड बाई 2, ठीक है। थीटा होता है ए और बी वेक्टर के बीच का एंगल। और सर अगर हम इनका सब्ट्रैक्शन करेंगे, फिर अगर उस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालना चाहेंगे, तो वो फॉर्मूला आता है 2x sin थीटा बाई 2। ये हम डिराइव नहीं किए हैं, लेकिन ये सिमिलरली इसके जैसे आता है। अगर एडिशन a प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है 2x cos थीटा बाई 2, ये जो है हम इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन क्या पता अगर डायरेक्ट फॉर्म यही पूछा जाए a प्लस बी और ऑप्शन में यही दिया होगा, तो फिर आपको पता होना चाहिए। सिमिलरली अगर आपको मॉड ऑफ a वेक्टर माइनस बी वेक्टर होगा दो इक्वल वेक्टर का, तो बस अगर सब्ट्रैक्शन है, सब्ट्रैक्शन मतलब साइन, सब्ट्रैक्शन मतलब साइन, याद रखने का तरीका, सब्ट्रैक्शन मतलब साइन आएगा, एडिशन में कॉस आएगा। क्लियर है इतना? तो इसको जो है आप जो है अपनी कॉपी में लिख कर रखिए, क्योंकि हो सकता है डायरेक्ट इसके ऊपर सवाल पूछा जाए। दो इक्वल वेक्टर है, दो उनके बीच में एंगल थीटा है, तो बताइए मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्या होगा, या उनके एडिशन या वेक्टर का क्या रिजल्टेंट होगा, और उनका सब्ट्रैक्शन अगर करेंगे तो फिर रिजल्टेंट का क्या आंसर होगा। चलिए इसको नोट डाउन करिए, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। दो वेक्टर्स को कैसे ऐड किया जाता है। अभी तक हमने जो है सिंपल वेक्टर को समझा, वेक्टर क्या होता है, सर उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, सर इसका डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, टाइप्स ऑफ वेक्टर क्या होते हैं, उनके बारे में डिस्कस कर लिया। अब हम देखेंगे अगर हमारे पास दो वेक्टर दिए होंगे तो उनको कैसे ऐड किया जाता है। उसके बाद हम सीखेंगे इन दो वेक्टर्स को कैसे सब्ट्रैक्ट किया जाता है। क्लियर, समझ आ गया? ठीक है सर। सर दो वेक्टर्स को कैसे ऐड किया जाता है। मान लीजिए आपके पास एक वेक्टर है ए, मैं इसको क्या बोलूंगा, ए वेक्टर। तो सर मैं इसको जो है जनरल फॉर्म में पहले आपको सिखाऊंगा। कैसे? जनरल फॉर्म में आपको सिखाऊंगा। मान लीजिए a1 i कैप, a1 i कैप प्लस में है ये सर b1 j कैप, b1 j कैप प्लस में c1 k कैप। ये मेरे पास कोई वेक्टर a है, ये मेरे पास एक वेक्टर है। और सर जो मेरे पास दूसरा वेक्टर है सर वो है मान लीजिए a2 i कैप, b2 j कैप प्लस c3 k कैप। ये मेरे पास दो वेक्टर्स है। अगर इस फॉर्म में मेरे पास दो वेक्टर दिए होते हैं, तो अगर मुझे कोई पूछेगा बताइए आप ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर कैसे निकालोगे, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर आप कैसे फाइंड करोगे, तो आपको बिल्कुल जो है इसमें घबराने की बात नहीं है। सिंपल आपको देखना है आई के साथ, आई के जो है आई के कोएफिशिएंट आई वालों के साथ ही ऐड होंगे। दैट मींस यहां पर आई के साथ क्या है, a1, यहां पर आई के साथ क्या है, a2, यही ऐड होंगे। बस ये डायरेक्टली ऐड होंगे, आई के साथ, जे के साथ और के साथ ऐड होते हैं। सिर्फ ये बात आपको याद रखनी है, डायरेक्ट क्या करना है, आई के साथ आई वाले, जे के साथ जे वाले कंपोनेंट और के साथ के वाले कोएफिशिएंट्स को ऐड करना है। तो दैट मींस सर आप कहना चाहते हो यहां पर जो है पहले में आई के साथ करूंगा, दैट मींस a1, और यहां पे कोएफिशिएंट क्या है सर, यहां पे है a2, और हम ऐड कर रहे हैं इसलिए मैंने प्लस किया। अगर माइनस कर रहे होते यहां पे माइनस दिखता। ये किसके कोएफिशिएंट थे सर, ये आई कैप के कोएफिशिएंट थे। प्लस देख लीजिए अब क्या करूंगा सर, यहां पे j का कोएफिशिएंट है मेरे पास b1, सर यहां पे j का कोएफिशिएंट है मेरे पास b2, सर ये किसके थे, j के कंपोनेंट। बहुत बढ़िया। प्लस सर देखिए यहां पे k का कोएफिशिएंट क्या है मेरे पास, c1, सर यहां पे k का कोएफिशिएंट है क्या है मेरे पास, c2, सर और ये किसके कोएफिशिएंट थे, k2। तो सर ये मेरे पास जनरल फॉर्मूला, मैंने आपको जनरल फॉर्म जो है दिखा दी कैसे एडिशन ऑफ वेक्टर लिखा जाता है। तो सर अगर किसी बच्चे को समझ नहीं आई होगी तो मान लीजिए ये आपके पास a वेक्टर है, मान लीजिए 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, ठीक है। और मान लीजिए ये आपके पास b वेक्टर है 7i कैप प्लस 2j कैप प्लस 9k कैप, ठीक है। तो सर अगर मुझे अब पूछेगा कोई a वेक्टर प्लस b वेक्टर निकालना है, तो आप बोलोगे तो सब आसान है, 2 प्लस 7 करना है ये i के कंपोनेंट। ध्यान देखना है आपको, लेकिन i के कंपोनेंट i के साथ ही हो सकता है क्वेश्चन में i का कंपोनेंट अगर यहां लिखा होगा तो आपको i का i के साथ ही ऐड करना है। 2 प्लस 7i क्या प्लस में सर यहां पे देखिए 3 प्लस j के साथ 3 प्लस 2j के सर के साथ, तो सर प्लस 4 प्लस 9k कैप। तो सर ये हो गया 2 प्लस 7 हो गया सर 9i कैप प्लस सर ये हो गया 5j कैप प्लस ये हो गया सर 13k कैप।
आई होप आपको समझ आ गया होगा दो वेक्टर्स का एडिशन कैसे किया जाता है। क्या इतना क्लियर है? तो चलिए इसको पहले आप नोट कर लीजिए। आई होप आपने नोट कर लिया होगा। अब मैं यहीं पे आपको दिखाता हूं दो वेक्टर्स का सब्ट्रैक्शन कैसे किया जाता है, कैसे किया जाता है, क्योंकि यहां पर थोड़ा आसान होगा। यहां पे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो सर अगर मुझे इनका सब्ट्रैक्शन करना होगा, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, कुछ नहीं करना है। ए वेक्टर में से आई कंपोनेंट में आई वाला, जे में जे वाला घटाना है, के में के वाला घटाना है। तो सर कुछ नहीं करना है। सर ए का आई कंपोनेंट क्या है? सर इसके आई के साथ क्या कोफिशिएंट है? A1 माइनस बी करना है, तो बी का आई वाला है सर A2, किसके थे? आई कैप, प्लस सिमिलरली सर जे का क्या था? ध्यान से देखो सर, जे का था B1 माइनस इसका क्या है? B2 जे कैप, शाबाश, प्लस में सर इसका कोफिशिएंट है C1 माइनस इसका कोफिशिएंट है C2 इंटू में के कैप, यहां पे C2 है, हाँ C2 है। समझ आ गया? दैट मींस आपको सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर समझ आ गया। फिर से मैं एक एग्जांपल लेता हूं। मान लीजिए ये वेक्टर है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, और मेरे पास जो है बी वेक्टर है, मान लीजिए i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप है। तो सर अगर मुझे आपसे कोई पूछेगा ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर को कैसे फाइंड किया जाता है, तो बिल्कुल आसान है। सर देखिए, एक में आई कंपोनेंट का कोफिशिएंट है सर 2 माइनस सर इसका कोफिशिएंट है 1 आई कैप, बिल्कुल आई के साथ जे के साथ घटाने। सर जे का कंपोनेंट पूरा देखने ध्यान से, सर क्या ये जे है? हाँ, इसका क्या कोफिशिएंट है? 3 माइनस करना है सर इसका कोफिशिएंट क्या है जे का? सर 1 जे कैप, शाबाश, प्लस सर ये क्या है? के, सर इसका कोफिशिएंट है 4 माइनस सर इसका कोफिशिएंट है 1, तो आएगा के कैप। ध्यान से देखो, 2 माइनस 1 आ गया 1 आई कैप, प्लस 3 माइनस 1 आ गया 2 जे कैप, 4 माइनस 1 आ गया 3 के कैप। दैट मींस ये आपको जो है वेक्टर सब्ट्रैक्शन और वेक्टर एडिशन कैसे होता है ये मैंने जो है आपको समझा दिया है। इसका हम आगे भी प्रैक्टिस करते रहेंगे। आई होप जो है ये आपको बहुत आसान लगा होगा, इस पे हमें जो है ज्यादा क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फिर भी मैं जो है कुछ क्वेश्चन आपको करने के लिए दे दूंगा सो दैट आपकी प्रैक्टिस हो जाए। बट एक बार आपको सिंपल समझना है, अगर ऐड करना है तो आई के साथ, जे के साथ, के साथ ऐड करने हैं। ये पहली बात आप नोट करके रखिए। दूसरा का सब्ट्रैक्शन, आई के साथ घटाने, जे के साथ, के साथ घटाने, बात खत्म। यही होता है वेक्टर सब्ट्रैक्शन एंड वेक्टर एडिशन। दो वेक्टर्स को कैसे जोड़ा जाता है और दो वेक्टर्स को कैसे जो है घटाया जाता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे कुछ क्लासेस बाद डॉट प्रोडक्ट, उसमें हम देखते हैं और क्रॉस प्रोडक्ट यानी कि दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है। फिर हम पढ़ेंगे दो वेक्टर्स को डिवाइड कैसे किया जाता है। नहीं, ये नहीं पढ़ सकते हम, क्योंकि वेक्टर डिवीजन जो है वो पॉसिबल नहीं है। वेक्टर्स को आप ऐड कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो, लेकिन ध्यान से सुनना मेरी बात, दो वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट किया जाता है। दो वेक्टर्स को आपस में सब्ट्रैक्ट, एडिशन हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, लेकिन दो वेक्टर्स को आपस में डिवाइड नहीं किया जाता है। क्योंकि अगर एक वेक्टर अपॉन दूसरा वेक्टर, पहला वेक्टर उसकी कुछ डायरेक्शन होगी, मानो उसकी नॉर्थ की तरफ, दूसरा वेक्टर कह रहा है साउथ की तरफ। अब जब मैं उनको डिवाइड करूंगा, एक कह रहा है नॉर्थ जाओ, एक कह रहा है साउथ जाओ, अब मैं कहां जाऊं? दैट मीन्स इसलिए हम जो है वेक्टर डिवीजन जो है वो पॉसिबल नहीं होता है। चलिए इसको नोट डाउन करिए, फिर हम जो है कुछ क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं। हाँ तो चलो बच्चों, अब हम कुछ और क्वेश्चन इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। तो मान लीजिए ये आपके पास जो है, एक सेकंड, ये आपके पास ए वेक्टर और बी वेक्टर दिया हुआ है। हो सकता है अगर उसने सवाल में आपसे पूछा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, यानी कि इन दो वेक्टर्स का एडिशन मुझे फाइंड करके दो, क्या आप कर सकते हो? सिंपल, आप बोलोगे सर इसको इसके साथ ऐड करना है, 3 आई का आई के साथ। ध्यान से देखो, पहले देखना है क्या ये आई है। कभी कभी वो मकारी करता है सवाल में, आई को पहले दे, आई को थोड़ा बाद में रखेगा, जे को पहले, इसलिए आपको वहां ध्यान से देखना है। दैट मीन सर 3 प्लस 2 होता है सर 5 आई कैप, प्लस में 7 प्लस जे का जे के साथ, 7 प्लस 3 सर 10 जे कैप, के के साथ 6 प्लस 5 सर 11 के कैप। ये आपका आंसर हो गया। अगर वो आप इसके बाद इसका मैग्नीट्यूड पूछेगा, √5² प्लस 10² प्लस 11², आप जो है वो कर सकते हो। इतना क्लियर है? हाँ सर।
तो चलिए, अगर आप उसने आपसे पूछा ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ए में से बी के कंपोनेंट घटाने हैं, 3 में से 2 सर बचेगा 1, दैट मीन्स बच गया आई कैप। चलिए 7 में से 3 घटाने तो सर +4 जे कैप। सर क्या 6 में से 5 घटाना है तो सर बचेगा 1 के कैप। तो ये आपका आंसर हो गया। क्या आपको अच्छे से समझ आ गया? आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। तो चलिए दूसरे सवाल से डिस्कस करते हैं। ए वेक्टर बी वेक्टर आपको दे दिया गया है। सबसे पहले अगर वो आपसे पूछना जानना चाहे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, तो क्या करेंगे सर? इन दोनों को ऐड करना है। 5 प्लस क्या करना है? तो चलो मैं इसको आपको दिखाता हूं। 5 प्लस 2, लेकिन ये +2 नहीं है, प्लस माइनस सर ये माइनस हो जाएगा। 5 में से जब आप 2 को प्लस करोगे, लेकिन ये क्या है -2 है, तो ये माइनस हो जाएगा सर आई कैप। ठीक है, प्लस में सर इसका क्या है क्वेश्चन? जे का -6 प्लस करना है। सर इसका क्वेश्चन क्या है? 3। क्लियर है इतना? ये किसके साथ है? जे कंपोनेंट के साथ। प्लस सर इसका कंपोनेंट कितना है? 8 प्लस सर इसका कंपोनेंट क्या था? -2। जैसे यहां प्लस माइनस माइनस, अब मैंने यहां डायरेक्टली लिखा। ठीक है, अब मैं यहां पे एक बार आपके लिए लिखता हूं। क्लियर हुआ इतना? तो सर ये क्या हो गया? 5 में से 3 गया तो सॉरी 5 में से 2 गया तो 3 आई कैप, 3 आई कैप। तो देखिए 6 में से 3 जाएगा तो सर ये बचेगा -3 जे कैप। क्लियर है इतना? 8 में से 2 जाएगा तो सर ये बचेगा 6 के कैप। जो है इसका आंसर हो जाएगा ए प्लस बी वेक्टर का, ए प्लस बी वेक्टर का। लेकिन सर अगर उसने मुझसे पूछा ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर मुझे फाइंड करके दो, तो इसमें से इसको घटाऊंगा। सर क्या करूंगा? 5 माइनस में से ये करूंगा। सर ये ऑलरेडी -2 है तो इसको लिखो। ठीक है, अभी आप पहले हो तो इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूं, अदरवाइज हम सीधे 5 -2 ये प्लस हो जाएगा, दैट मींस ये 7 बनेगा। ठीक है, तो चलिए प्लस। अब दूसरा क्या देखना है? इसका क्वेश्चन क्या है सर? -6, उसमें माइनस करना है इसका क्वेश्चन, सर वो है 3। सर ये आ गया जे कैप। प्लस में सर इसका क्वेश्चन है सर 8। सर इसमें माइनस करना है और ये ऑलरेडी -2 है। सर ये किसके साथ? के कैप के साथ आएगा। ध्यान से आप देख लीजिए, 5 माइनस माइनस हो गया +2, 5 + 2 हो गया 7 आई कैप। बहुत बढ़िया। सर 6 -3, सर ये बन गया -9 जे कैप। सर 8 माइनस माइनस प्लस, सर ये बन गया 8 + 2 10 के कैप। जो है इसका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। क्या आपको अच्छे से समझ आ रहा है? तो अगर आपको अच्छे से समझ आ रहा है तो कमेंट जरूर करिएगा आप, सो दैट जो है मुझे पता चले आप लोगों को समझ आ रहा है। और जहां पे आपको लगे कोई चीज कमी है तो वो भी आप बता सकते हो बिना झिझक के। ठीक है, तो चलिए यहां पर हमारे पास और एक सवाल दिया हुआ है। ए वेक्टर दिया हुआ है और हमसे 3a वो पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? 3a, दैट मींस पूरे वेक्टर को 3 से मल्टीप्लाई करना है। दैट मींस सर इसका मतलब हुआ 3 से पूरे वेक्टर को मल्टीप्लाई करना है। 3i 4j प्लस 5k को सर किससे मल्टीप्लाई करना है? 3 से। 3 3 हो गया सर 9i कैप प्लस 4 3 हो गया सर 12 जे कैप प्लस 4 5 हो गया सर 3 5 15 के कैप। हमारे पास आंसर आ जाएगा। फिर से आपको और एक वेक्टर दिया हुआ है, अब इससे 2a पूछ रहा है। दैट मींस सर पूरे वेक्टर को 2 से मल्टीप्लाई करें। तो चलिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करेगा। 2 3 सर ये बनेगा 6 आई कैप। 2 2 सर ये हो गया 4 -4 जे कैप। इस 2 से इसको भी मल्टीप्लाई करो तो सर ये बनेगा 8 के कैप। क्लियर? समझ आ गया? इस बार -3 से मल्टीप्लाई करना है तो सर इसको करेंगे -3 से। क्या करना है? -3 से मल्टीप्लाई करना है। तो पूरा लिख लीजिए -2 जे कैप प्लस 4 के कैप। सर किससे मल्टीप्लाई करना है? -3 से। तो सर 3 3 हो गया 9 -9 आई कैप, माइनस माइनस हो गया प्लस, 3 2 हो गया 6 जे कैप। बहुत बढ़िया। माइनस प्लस हो गया सर -4 3 हो गया 12 के कैप। इसका आंसर हो जाएगा। आई होप जो है ये सवाल आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे और आपकी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस भी हो गई जितनी यहां पे रिक्वायर्ड है। ठीक है, इसको नोट करिए, फिर हम कुछ और चीजें डिस्कस करते हैं। हाँ, तो चलिए अब हम और एक सवाल डिस्कस करते हैं। यहां पर आपको ए वेक्टर और बी वेक्टर वहीं से जो है गिवन है। तो सबसे पहले वो आपसे पूछ रहा है 3a वेक्टर प्लस 2b वेक्टर जो है उसका मुझे जो है सम करके दीजिए। 3a वेक्टर, तो दैट मीन सर इसको 3 करना है, 3 से इंटू करना है। इसको क्या करना है? 3 से इंटू करना है।
तो पहले हम लिखेंगे 3a वेक्टर को, 3 से इसको इंटू करो पूरे को, a वेक्टर को पूरे को 3 से इंटू करो, 3 2 हो गया सर 6i कैप, सर इसको प्लस 3 3 हो गया सर 9j कैप, प्लस 3 4 हो गया सर 12k कैप। क्लियर है इतनी चीज? हाँ सर। सर उसके बाद क्या करना है? प्लस करना है सर, उसके बाद प्लस करना है। क्या प्लस करना है? 2b, यानी कि इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। 2 3 सर हो गया 6i कैप, प्लस में 2 4 8j कैप, बहुत बढ़िया, 2 6 12k कैप, बहुत बढ़िया। इतना समझ आ गया सर। इनको अब ऐड करना है, तो आपने बोला i को i के साथ, 6 प्लस 6 हो गया सर 12i कैप, प्लस सर 9 प्लस 8 हो गया सर 17j कैप, सर 12 प्लस 12 हो गया 24k कैप। तो ये हमारे पास 3a वेक्टर प्लस 2b वेक्टर जो है वो जो है आ गया है। क्लियर? आपको समझ आ गया? समझ आ गया ये चीज? आई होप आपको समझ आ गया होगा अच्छे से। तो चलिए अब इसका क्या कह रहा है? इसका कह रहा है इसका मैग्नीट्यूड निकालिए। तो सर मैग्नीट्यूड क्या होता है? अंडर रूट। सर 3a प्लस 2b वेक्टर तो हम फाइंड कर चुके हैं, तो सर इसका मैग्नीट्यूड निकालना बहुत आसान है। सर i के साथ जो कोएफिशिएंट है उसका कर दीजिए स्क्वायर, सर इसके साथ जो कोएफिशिएंट है उसका कर दीजिए स्क्वायर, सर यहां पर जो कोएफिशिएंट है इसका कर दीजिए स्क्वायर। तो आप करोगे तो फिर आपको आंसर मिलेगा। चलिए फिर मैं आपके लिए थोड़ा सा और आसान कर देता हूं। 12 का स्क्वायर होता है 144, 17 का स्क्वायर होता है 289, प्लस इसका स्क्वायर होता है 576। या आपको 25 तक स्क्वायर जो है याद होने चाहिए। ठीक है, तो इसको आप ऐड करके आंसर निकाल सकते हो। तो चलिए अब हम जो है फर्दर इसको जो है सॉल्व करेंगे। अब हमसे क्या पूछा है? 3a वेक्टर माइनस 2b, यहां प्लस था यहां माइनस 2b। तो ठीक है सर 3a वेक्टर तो हम निकाल चुके हैं। सर कितना है 3a वेक्टर? 6i कैप, 6i कैप प्लस 9j कैप प्लस 12k कैप। क्लियर है इतना? ठीक है सर। इस बार लेकिन यहां माइनस करना है। क्या करना है? 2b वेक्टर माइनस 2b तो सर ये निकाल के रखा है हमने 6i कैप प्लस 8j कैप प्लस 12k कैप। क्लियर हुआ इतना? ठीक है सर। 6 में से 6 तो सर ये बच गया 0i कैप, 9 में से 8 गया तो सर बचेगा 1k कैप। ठीक है, सॉरी 1j कैप, 1j कैप बच गया। ठीक है, 12 में से 12 बचेगा जाएगा तो बचेगा 0k कैप। तो ओवरऑल बच गया यहाँ पे i कैप, इसका आंसर बच गया। तो सर इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? अंडर रूट i क्या है? सर इसका 1 का स्क्वायर, और एक खत्म, दैट मीन सर इसका मैग्नीट्यूड बच गया 1। क्लियर? समझ आ गया? ये चीज पूरी समझ आ गई। इसको पहले नोट करिए, फिर इसके साथ हम कुछ और पार्ट जो है वो जोड़ देते हैं। तो चलिए अब हम जो है सवाल नंबर 5, इसने जो है बहुत खूबसूरत सवाल इसके साथ जोड़ लिया है। क्या कह रहा है? कह रहा है हमारे पास एक बर्ड है जो 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, और इस बार जो उसकी जो है डायरेक्शन है, यानी कि जिधर वो चल रहा है वो किस डायरेक्शन में चल रहा है? इन द डायरेक्शन ऑफ 3a वेक्टर माइनस 2b, यानी कि जिधर 3a वेक्टर माइनस 2b की डायरेक्शन होगा उधर वो चल रहा है। दैट मीन सर आपने जो है बोला हमसे वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, सर उसका मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकंड, एंड सर उसकी डायरेक्शन इसके निकालनी है। तो सर इस वेक्टर का हमें यूनिट वेक्टर निकालना पड़ेगा। तो सर पहले 3a माइनस 2b वेक्टर जो है वो सिर्फ हमारे पास क्या है सर? j कैप डिवाइड बाय सर इसका मैग्नीट्यूड हो गया अंडर रूट 1 का स्क्वायर, दैट मीन सर इसका मैग्नीट्यूड है 1। तो दैट मीन ये आ गया हमारे पास 10 मीटर पर सेकंड j कैप डायरेक्शन में जो है सर इसकी वेलोसिटी आ जाएगी। क्या आपको ये पार्ट बहुत अच्छे से समझ आ गया? क्लियर हुआ? इससे पहले सिंपल सवाल, a वेक्टर की तरफ b वेक्टर, इस बार वो 3a माइनस 2b की तरफ चल रहा है, तो वो वेक्टर निकालेंगे डिवाइड बाय उसका मैग्नीट्यूड कर देंगे। क्लियर हुआ? ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। हाँ, तो चलिए अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, इसी का 6th पार्ट हमसे एग्जाम में आपसे ये सारे पार्ट नहीं पूछे जाते, इनमें से कोई एक पार्ट आपसे पूछ लिया जाएगा। तो आपसे क्या कह रहा है? एक बर्ड है 10 मीटर पर सेकंड से फिर से चल रहा है, लेकिन इस बार वो 3a माइनस 2b डायरेक्शन में चल रहा है। तो आप बोलोगे इसकी वेलोसिटी तो बहुत आराम से हम निकालेंगे। सर मैग्नीट्यूड है 10 मीटर पर सेकंड, और सर डायरेक्शन इस बार 3a प्लस 2b की डायरेक्शन में। सर 3a प्लस 2b वेक्टर हम निकाल चुके हैं, दैट मीन इसका यूनिट वेक्टर, सर 3a यूनिट वेक्टर क्या होगा? 3a प्लस 2b वेक्टर का वेक्टर डिवाइड बाय उसका मैग्नीट्यूड। सर 3a प्लस 2b वेक्टर तो हम निकाल चुके हैं, सर वो क्या है? 12i कैप प्लस में 17j कैप, बहुत बढ़िया, प्लस में 24k कैप डिवाइड बाय सर इन सब का मैग्नीट्यूड, सर 12 का स्क्वायर प्लस 17 का
स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर हो जाएगा। आई होप जो है इस सवाल से आपके बहुत सारी चीजें जो है क्लियर हो गई होगी। तो चलिए इसको नोट करिए, फिर हम आगे की तरफ चलते हैं। तो चलिए अब हम जो है इस सवाल को डिस्कस करते हैं। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर्स कैन गिव रिजल्ट इन 10 यूनिट। कह रहा है आपके पास 3 वेक्टर दिए हुए ए बी और सी, यहाँ पे 3 पार्ट दिए हैं। कह रहा है इनमें से किस में पॉसिबल है जो रिजल्टेंट हमें क्या मिलेगा, रिजल्टेंट हमें 10 के बराबर मिलेगा। तो जब भी आपसे ऐसा सवाल पूछा जाए तो आपको एक ही चीज याद रखनी है, जो भी आपके पास 2 वेक्टर गिवन होंगे उनका रिजल्टेंट का रेंज निकालना है, उनके रिजल्टेंट का रेंज निकालना है बस। अगर ये चीज उसके रेंज में आती है तो पॉसिबल है, क्योंकि इसने कहा कैन गिव, जरूरी नहीं कि दे, हो सकता है, क्या पॉसिबल है ये पूछना चाह रहा है। तो आपको कुछ नहीं करना है, रिजल्टेंट का रेंज निकालना है, रिजल्टेंट का रेंज निकालना है। तो जो आपसे पूछा है, जैसे 10 यूनिट इसने पूछा है, अगर ये उसके रेंज में आ गया दैट मीन्स पॉसिबल है, अगर नहीं आया दैट मीन्स नहीं पॉसिबल है। तो आपको जो है इसके पीछे का कंसेप्ट क्या यूज करना है, आपको रिजल्टेंट की रेंज निकालनी है। तो रिजल्टेंट हमेशा हम 2 वेक्टर्स का ऐड करते हैं मैग्नीट्यूड, और उन 2 वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड का सब्ट्रैक्शन के बराबर करते हैं। तो ये हमारे पास रिजल्टेंट का रेंज होता है। तो चलिए इसको इस्तेमाल करते हैं। हमें एक वेक्टर है 15, दूसरा वेक्टर है 16। तो सर इनका रेंज अगर मैं निकालना चाहूं रिजल्टेंट की, तो रिजल्टेंट की मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है इन दोनों का एडिशन, 15 प्लस 6, 15 प्लस 6, और सर इनका सब्ट्रैक्शन बड़े में से माइनस करना है, 15 माइनस 6, 15 माइनस 6 हो गया सर 9, 15 माइनस 6 कितना हो गया सर, ये हो गया 9, ये हो गया 9 ग्रेटर और इक्वल टू, इससे बड़ा होना चाहिए रिजल्टेंट, लेस और इक्वल टू। 15 और 6 कितने हो गए 21। तो दैट मीन जो है यहां पर किससे स्टार्ट हो रहा है, 9 से लेके 15, यानी कि मिनिमम वैल्यू रिजल्टेंट की 9 हो सकती है, मैक्सिमम हो सकती है 21, यानी कि रिजल्टेंट की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 9, 10, 11, 12। क्या 10 इसके बीच में आ गया, हाँ सर। तो अगर 10 आ गया दैट मींस ये पॉसिबल है, हो सकता है इनका रिजल्टेंट पॉसिबल जो है 10 यूनिट के बराबर आ जाए। अब इसको हम देखते हैं एक बार। सर इनका अगर हम रिजल्टेंट निकालने की कोशिश करेंगे, सर मैक्सिमम वैल्यू होगी इन दोनों का एडिशन, दैट मींस 12 प्लस 1 हो गया 13। सर इनका मिनिमम वैल्यू हो गया 12 में से 1 घटाइए 11, तो ये इसका सबसे कम वैल्यू 11, उसके बाद 12, 13, बस इतना इसका वैल्यू, दैट मींस 10 इसमें कहीं नहीं आया, दैट मींस ये हमारा रिजल्टेंट नहीं हो सकता है। क्लियर है। तो चलिए यहां पर फिर से इसका रिजल्टेंट निकालने की कोशिश, रिजल्टेंट की रेंज निकालते हैं। इन दोनों का ऐड होगा सर 16 प्लस 6 होता है सर 22। सर इनकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन 16 माइनस 6, तो सर 10 होता है, इक्वल भी है ना, यानी कि 10, 11, 12, 22 तक, यानी कि 10 इसमें आ गया, 10 आ गया। तो 10 अगर आ गया दैट मींस ये भी इसका रिजल्टेंट हो सकता है। क्या आपको ये समझ आ गया। ऐसा ही हूबहू सवाल आपको जो है एससी वर्मा में भी देखने को मिलेगा, ऑब्जेक्टिव 1 या ऑब्जेक्टिव 2 में, मुझे भी जो है पूरा याद नहीं आ रहा है, लेकिन आपको दिखेगा वो जो है उसका सोल्यूशन मैंने पूरा अपलोड किया हुआ है, ऑब्जेक्टिव 1, ऑब्जेक्टिव 2 और एक्सरसाइज के सारे सवाल। ठीक है, तो वो आप एक बार ट्राई कर सकते हो खुद से, फिर भी अगर कहीं पे कंफ्यूजन होता है तो आप जो है वो चीजें देख सकते हो सॉल्यूशंस। ठीक है, तो आई होप, लेकिन जिस हिसाब से मैंने पढ़ाया आई होप आपसे सारे सवाल जो हो खुद से बनने चाहिए, चाहे वो एक्सरसाइज हो, ऑब्जेक्टिव 1 हो, ऑब्जेक्टिव 2 में कहीं कहीं पे, क्योंकि वो आपको हो सकता है कंफ्यूजन हो, लेकिन वो आपको जो है वीडियो से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कर लीजिए इसको नोट। हाँ, तो चलिए अब हम जो है और एक सवाल डिस्कस करेंगे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये सवाल बहुत बार पूछा जा चुका है, और जो है जब मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक साथ करवाऊंगा, क्योंकि इस चैप्टर से उतने ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं वेक्टर से डायरेक्टली, लेकिन वेक्टर जो है बेसिक ब्लॉक है, वेक्टर के बगैर आप फिजिक्स को नहीं समझ सकते हो। जितना अच्छा ये चैप्टर आपका होगा उतना ही अच्छे आपकी फिजिक्स हो जाएगी। ठीक है, क्लियर समझना। जितने भी सवाल आए होंगे उनको हम एक साथ जो है डिस्कशन में कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि मैं तो ऑलरेडी बाकी चीजें अपलोड कर चुका हूं, अब बस इसका जो है हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है वो अपलोड करने, वो भी मैं एक साथ अपलोड कर दूंगा, सो दैट आपको जो है ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। ठीक है, तो देखिए यहां पर आपको सवाल दिख रहा होगा, ऐसा सवाल जो है एससी वर्मा में दिया हुआ है। तो हमसे ये सवाल क्या कह रहा है, आपको ऐसे जो है कुछ सेट ऑफ फोर्सेस दिए होंगे, 3 सेट ऑफ फोर्सेस दिए होते हैं,
फिर वो पूछ रहा है इनमें से किस में पॉसिबल है कि उनका रिजल्टेंट 0 आ जाए। पॉसिबल, जरूरी नहीं कि उनका रिजल्टेंट 0 आ जाए, ये पॉसिबिलिटी पूछता है किस में से हो सकता है रिजल्टेंट की वैल्यू जो है वो 0 आ जाए। जब भी आपको ऐसा सवाल आएगा तो यहां पर आपको जो है मैं लिखकर जो है यहां पे आपको नोट दिख रहा होगा, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आपको याद रखना है। सबसे पहले जब भी ऐसा सवाल आएगा तो आपको क्या देखना है, सेट में से 3 जो सेट दिए हुए इसमें से सबसे बड़ा वाला फोर्स निकालना है, सबसे बड़ा वाला यहाँ पे फोर्स दिए हुए, तो ये फोर्स भी एक वेक्टर है, ये कुछ भी हो सकता है। दैट मीन सबसे बड़ा वाला, कुछ नहीं देखना चाहे कुछ भी हो, सबसे बड़ा वाला कंपोनेंट जो है, सबसे बड़ा वाला वेक्टर जो है उसको अलग करना है, सबसे बड़े वाले वेक्टर को अलग करना है। फिर जो बाकी 2 वेक्टर है उनका रेंज निकालना है, यानी कि वो मैक्सिमम उनकी वैल्यू क्या होगी और मिनिमम वैल्यू क्या होगी। मैक्सिमम वैल्यू सर दोनों को ऐड करना है और दोनों को मिनिमम करना है। फिर जो उनकी रेंज होगी वो चेक करनी है। अगर उस रेंज में ये बड़ा वाला वेक्टर आया, जैसे हमने इससे पहला वाला सवाल किया, तो पॉसिबल होगा, अगर नहीं आया तो नहीं होगा। ठीक है, यहां पर जो लिखा हुआ आपको नजर आएगा। तो चलिए अब इसको जो है हम यहां पर करते हैं। तो चलिए सबसे पहले जो है इसमें क्या दिख रहा है, 4, 3 और 6 में कौन है बड़ा वाला। आप बोलोगे सर 6 हमारे पास जो है बड़ा वाला फोर्स है, 6 हमारे पास बड़ा वाला है। तो बड़ा वाला वेक्टर है, इसको अलग कर दीजिए। छोटे वाले कौन बच गए सर, ये 3 और 4 इनका ऐड कर दिए, 3 + 4 क्या होता है 7। दैट मीन सर इसकी जो सर इनका रिजल्टेंट होगा सर, उसकी मैक्सिमम वैल्यू, तो इन 2 का रिजल्टेंट जो होगा उसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी 7। तो चलिए अब मैं वैसे लिखता हूं, सर इनका जो रिजल्टेंट होगा सर उसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी इन 2 का ऐड, तब सर होगा 7। और सर इनकी मिनिमम वैल्यू, इन 2 वेक्टर्स की मिनिमम वैल्यू 4 में से 3 1। दैट मींस 1 और 7 में इनका कुछ भी जो है हो सकता है रिजल्टेंट। 1 और 7 का मतलब 1 2 3 4 5 6 7। तो क्या 7 1 और 6 के बीच में क्या 6 1 और 7 के बीच में आ रहा है। हाँ सर आ रहा है। तो अगर आ रहा है तो दैट मींस हाँ सर इनका रिजल्टेंट जो है वो 0 हो सकता है। समझ आ गया कैसे करते हैं, क्लियर। चलिए तो चलिए अब और एक सवाल से जो है इसको फर्दर हम और जो है अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। देख लीजिए 5 6 और 15 कौन बड़ा है सर, 15 बड़ा है। तो इसको अलग रखो, इन दोनों का जो है क्या कर दीजिए, एक बार मैक्सिमम वैल्यू निकाल दीजिए, इन दोनों को ऐड करिए। 5 और 6 होते हैं 11। सर इनकी मिनिमम वैल्यू 5 में से 6 घटाइए तो 1 और 11 के बीच में मिनिमम वैल्यू 1, सबसे बड़ी वैल्यू 11। 1 से लेके 11 कुछ भी हो सकता है, लेकिन 15 तो इसके बाहर है, 15 तो आएगा 11 के बाद। दैट मींस ये इसकी रेंज में नहीं आ रहा है, तो दैट मींस इनका रिजल्टेंट जो है पॉसिबल नहीं है, 0 आ जाएगा। दैट मींस इन 3 वेक्टर्स का कभी भी रिजल्टेंट 0 नहीं हो सकता है। समझ आ गया। तो चलिए इस सवाल को डिस्कस करते हैं। ध्यान से देखो 6 10 और 15 सर ये आपके पास बड़ा वैल्यू है, तो सर जो बचे हुए 2 है उनका आप दिखते हैं मैक्सिमम वैल्यू। 6 और 10 होते हैं सर 16। सर इनका मिनिमम वैल्यू 10 में से 6 जाएंगे तो 4। दैट मींस मिनिमम वैल्यू 4, मैक्सिमम वैल्यू 16 हो सकती है। तो क्या 4 और 16 के बीच में 15 आता है। हाँ सर 15 तो 16 से जस्ट पहले आता है, ये तो 16 तक है। दैट मींस 15 इसके बीच में आ गया। दैट मींस हाँ सर ये पॉसिबल है, इनका रिजल्टेंट 0 हो सकता है। समझ आ गया। चलिए और एक सवाल करते हैं। सर ये तो है 1, सर ये है 2, ये है 1, तो सर बड़ा वाला यहां पर है 2, तो इन दोनों को एक बार ऐड करिए। सर इनका रिजल्टेंट का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, 1 और 1 का सर 2। मिनिमम वैल्यू क्या होगी सर 0, 1 - 1 0। तो दैट मींस 0 से लेके 2, 0 से लेके 2, क्या 2 इसमें इक्वल है ना, क्योंकि दैट मींस 2 0 1 2 0 1 2, दैट मींस 2 इसके रेंज में आ रहा है। दैट मींस इसका जो है ये आंसर होगा। दैट मींस इसका रिजल्टेंट पॉसिबल है 0। ठीक है, तो इनका रिजल्टेंट क्या हो सकता है 0 हो सकता है, क्योंकि सर जो इसकी जो है बड़ा वाला फोर्स जो है वो इनके रेंज में आ रहा है 0 1 2, तो 2 आ गया इसमें। दैट मींस सर ये पॉसिबल है। क्लियर हो गया। ठीक है सर। तो चलिए अब सवाल नंबर 5 को डिस्कस करते हैं। सर 3 4 और 6 में सर 6 हमारे पास बड़ा वाला फोर्स है, तो छोटे वाले 2 को हम ले लेते हैं। ठीक है सर। सर इन दोनों को ऐड कर लीजिए 7। सर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करिए, 4 में से 3 हो गया तो 1 से लेके, याद रखना हमको बड़े में से छोटा माइनस करना है, ये नहीं करना 3 - 4 -1 भी गिन लिया, नहीं, बड़े में से छोटा, बड़े में से छोटा करना है। ठीक है, यानी कि 1 से लेके 7 तक कोई भी वैल्यू इसमें हो सकती है, 1 2 3 4 7। दैट मीन सर ये इसका वैल्यू जो है पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि 6 इनके रेंज में आ गया है। तो चलिए और एक सवाल डिस्कस करेंगे। सर यहाँ पे 10 10 और 10 10 10 और 10, तो चलिए किसी भी एक को हम ले लेते हैं, क्योंकि सारे बराबर है, तो किसी भी एक को ले लीजिए, क्योंकि किसी भी 10 को हम मान लेते हैं। ठीक है,
तो इन दोनों का ऐड करिए, 10 प्लस 10 कितना हो गया सर, ये तो हो गया 20। और सर इनकी मिनिमम वैल्यू 0, लेकिन 0 से लेके 20 कुछ भी वैल्यू हो सकती है, दैट मीन 10 तो इसके बीच में आ ही जाएगा, दैट मीन इनका भी जो है रिजल्टेंट पॉसिबल है किसके बराबर आ जाए, जो है 0 के बराबर। क्लियर हुआ इतनी चीज, इनका भी, क्योंकि देखो 10 10 10 किसी भी एक को बड़ा मान लो, 10 को आपने मान लीजिए बड़ा मान लिया है, तो बाकी दो को आप देख लीजिए, 10 प्लस 10 कितना हो गया सर, 10 प्लस 10 हो गया सर 20, और सर इनका मिनिमम वैल्यू हो गया 0, तो सर ऑब्वियसली ये इसकी रेंज में आ रहा है 0 से 20 तक, तो 10 तो आराम से उसके बीच में आ रहा है। क्लियर आ गया, यहां पर बच्चे को कंफ्यूजन होता है, इसलिए आपको ये क्लियर रखना है, ठीक है। तो चलिए 2 10 3, तो 10 बड़ा है, तो 2, तो चलिए रिजल्टेंट का वैल्यू इन दोनों का ऐड, 2 प्लस 3 होता है सर 5, मिनिमम वैल्यू होगी सर इनकी 1, तो दैट मींस 1 से लेके 5, लेकिन 10 उसके बाद आता है, दैट मींस सर इसका रिजल्टेंट पॉसिबल नहीं है 0 आना। तो देखिए 5 3 और 12, 12 हमारे पास बड़ा है, इन दोनों का ऐड करेंगे, अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे 5 और 3 होते हैं 8, सर इनकी मिनिमम वैल्यू होगी, 5 में से 3 जाएंगे तो 2, तो दैट मींस 2 से लेके 8, 12 तो उसके बाद है, दैट मींस ये इसका रिजल्टेंट नहीं हो सकता है। दैट मींस अब हमने एनफ प्रैक्टिस जो है इस टाइप के सवालों को की है, अब आप एससी वर्मा का सवाल जो है इसके ऊपर जो पूछा गया है चुटकियों में आप उसको जो है सॉल्व कर सकते हो। क्लियर है इतना, तो चलिए इसको स्क्रीन को पॉज करिए और इतना पहले आप नोट कर दीजिए। हाँ, तो चलिए अब हम जो है और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को जो है डिस्कस करते हैं, जिसको हम बोलते हैं कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर। वेक्टर के कंपोनेंट कैसे निकालते हैं और वेक्टर के कंपोनेंट क्या होते हैं, और इसी का दूसरा नाम हमारे पास जो है एससी वर्मा बुक ने क्या लिखा है, रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर। कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर या रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर, इसको आप समझ सकते हो। तो मान लीजिए ध्यान से अगर आप यहां पर देखोगे क्या आपको दिख रहा है, ये ए वेक्टर है, फिर ये बी वेक्टर है, फिर सी वेक्टर है, फिर डी वेक्टर है। तो अगर मैं आपको इसका रिजल्टेंट लिखने को बोलूं तो आप बोलोगे सर आपने जो है पॉलीगॉन लॉ हमें बहुत अच्छे से समझाया है, जब भी हमें रिजल्टेंट चाहिए होगा हम जो पहले वेक्टर की टेल को आखिरी वेक्टर के हेड के साथ ज्वाइन करते हैं, तो सर ये हमारे पास इनका रिजल्टेंट वेक्टर हो गया। ठीक है, तो मैं मानता हूं, चलिए आपने इनका रिजल्टेंट वेक्टर दिखा दिया, तो ये रिजल्टेंट किसके बराबर होगा सर, जहां पे दो टेरें मिल रही होंगी वहां से इधर चलना है, इधर चलूंगा, दो हेड मिल रहे वहां से नहीं जाना है, यहां से हेड और टेल की तरफ चलना है। ठीक है सर, आर वेक्टर इक्वल टू, सर ये क्या है, ये है मेरे पास ए वेक्टर। ठीक है सर, प्लस यहां पहुंचा, फिर इसके साथ जोड़ा है बी वेक्टर, फिर जोड़ा है सी वेक्टर, बहुत बढ़िया, फिर जोड़ा है डी वेक्टर, तो ये मेरे पास रिजल्टेंट हो गया। तो यहां पर मैं क्या बोल सकता हूं, ये जो रिजल्टेंट है आर, ये किससे बना है, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर और डी वेक्टर। तो हम बोल सकते हैं ये जो है ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर और डी वेक्टर, यही तो कंपोनेंट है रिजल्टेंट के। तो हम बोल सकते हैं आर के कंपोनेंट क्या है, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर एंड डी वेक्टर आर द कंपोनेंट्स ऑफ द रिजल्टेंट। तो हम क्या बोल सकते हैं, हियर तो एक सेकंड मैं यहां पे और एक कलर का पेन लेके आता हूं। हाँ, तो मैं क्या लिख सकता हूं, हियर यहां पर हमारे पास क्या है, ए वेक्टर कामा बी वेक्टर कामा सी वेक्टर एंड डी वेक्टर आर 4 कंपोनेंट्स, आर कितने कंपोनेंट है, 4, आर 4 कंपोनेंट्स ऑफ आर वेक्टर। ये क्या है, 4 कंपोनेंट है किसके, 4 कंपोनेंट है हमारे रिजल्टेंट के। क्लियर हुआ, ठीक है। तो और एक एग्जांपल से मैं आपको थोड़ा और जो है चीजें समझाने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए ये आपके पास है यहां पर ये ए वेक्टर, ये आपके पास क्या है, ए वेक्टर, और यहां पर दूसरा वेक्टर ऐसे रखा है। ठीक है सर, ये क्या है सर, ये है बी वेक्टर। मान लीजिए यहां पर मैंने और एक वेक्टर रखा है, सर ये क्या है, सी वेक्टर है। ठीक है, तो अगर मैं आपको इनका रिजल्टेंट पूछूं तो आप बोलोगे सर ये तो बहुत आसान बात आपने पूछ ली है, सर रिजल्टेंट अगर चाहिए पहले वेक्टर की टेल को आखिरी वेक्टर के हेड से आप जोड़ लीजिए, तो सर ये हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर आ गया। ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछूं रिजल्टेंट वेक्टर जो है आप मुझे लिखकर दीजिए, तो आप बोलोगे सर ये तो बहुत आसान है, हम आपको रिजल्टेंट वेक्टर लिख के दे सकते हैं। सर ये होगा ए वेक्टर, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, तो सर ये होगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। दैट मींस रिजल्टेंट ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर से बना है। दैट मींस इसके कितने कंपोनेंट हुए, 3 कंपोनेंट हुए। तो मैं क्या लिख सकता हूं, हियर मैं लिख सकता हूं ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर
सी वेक्टर आर कितने हैं, आर थ्री कंपोनेंट्स ऑफ आर थ्री कंपोनेंट्स ऑफ आर वेक्टर। कितने कंपोनेंट है, आर वेक्टर है। सर इसका मतलब तो है अगर मैं इनको छोटा ए वेक्टर बी सी डी ऐसे बहुत सारे वेक्टर रखूं और फिर यहां पे पहुंचूं तो सर वो भी तो रिजल्टेंट देंगे। दैट मींस यहां ऐसे तो सर मैं कितने भी वेक्टर जोड़ू, 1000 2000 वेक्टर जोड़ सकता हूं। दैट मींस सर मुझे सर जितने में वेक्टर जोड़ूंगा और फिर पहले से आखिरी वेक्टर को जोड़ूंगा वो रिजल्टेंट होगा। दैट मींस एक जो है वेक्टर के कितने भी कंपोनेंट हो सकते हैं, दैट मींस किसी भी वेक्टर के कितने भी कंपोनेंट हो सकते हैं। दैट मींस हम क्या बोल सकते हैं, सर हमें समझ आ रहा है, आप हमें समझाना चाहते हो एक वेक्टर के हमारे पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ कंपोनेंट हो सकते हैं। इसके पास 4 है, इसके पास 3 है, किसी के पास 10 होंगे, 12 होंगे, 13 होंगे। इसी तरीके से इनफाइनाइट नंबर ऑफ जो है कंपोनेंट्स हो सकते हैं। या आपसे जो है एक पॉइंट पूछा जा सकता है, क्या किसी भी वेक्टर के इनफाइनाइट कंपोनेंट हो सकते हैं, एक वेक्टर के इनफाइनाइट नंबर ऑफ कंपोनेंट हो सकते हैं। ये बात मुझे समझ आ गई, इसलिए मैं इसको यहां पे नोट करके लिख रहा हूं। एक वेक्टर, शाबाश, एक वेक्टर के इनफाइनाइट, शाबाश, एक वेक्टर के इनफाइनाइट नंबर ऑफ कंपोनेंट्स, इनफाइनाइट नंबर ऑफ कंपोनेंट्स, इनफाइनाइट नंबर ऑफ कंपोनेंट्स हो सकते हैं। उसके पास कितने हो सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ कंपोनेंट हो सकते हैं। तो क्या आपको समझ आ गया कंपोनेंट क्या होता है। सर हमने तो पढ़ा था कुछ एक्स कंपोनेंट, वो आएंगे, वो छोटी चीज है, लेकिन सबसे पहले आपको समझना है कंपोनेंट क्या होता है। क्या आपको क्लियर हुआ कंपोनेंट क्या होता है। कंपोनेंट होता है जिनसे हम जो है वेक्टर को बनाते हैं, ठीक है, जिनसे वेक्टर बना होगा उसको हम क्या, अगर उनको वापस हम जोड़ेंगे विथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, वो हमें वापस आर वेक्टर यानी कि वापस वही वेक्टर देने चाहिए। वही हम बोलते हैं किसी भी जो है वेक्टर के कंपोनेंट। एक वेक्टर के इनफाइनाइट नंबर ऑफ कंपोनेंट होते हैं। इसके बाद हमारे पास जो है 3 टाइप ऑफ हमारे पास असल में होते हैं कंपोनेंट्स। एक को हम बोलते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, एक होता है हमारे पास सिलेंड्रिकल कंपोनेंट्स, और एक हमारे पास होता है स्फेरिकल कंपोनेंट्स। लेकिन जो सिलेंड्रिकल और स्फेरिकल कंपोनेंट है ये जनरली हम इंजीनियरिंग में पढ़ते हैं। दैट मींस ये हम अभी यहाँ पे नहीं पढ़ सकते क्योंकि उसके लिए हमें इंजीनियरिंग मैथ की जरूरत पड़ती है। दैट मींस आपके सिलेबस में जो है सबसे सिंपल पार्ट है वो होता है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। तो हमारे सिलेबस में जो है जेई मेन, जेई एडवांस और नीट के सिलेबस में सिर्फ जो है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ही है। तो चलिए इसके बाद हम इसको आप पहले नोट करिए। अब हम जो है आते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के ऊपर। हाँ, तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। वेक्टर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट क्या होते हैं। तो ध्यान से देखना, अगर हम किसी भी वेक्टर को दो जो है कंपोनेंट्स में तोड़े, उस वेक्टर को दो कंपोनेंट्स में तोड़े और वो दो कंपोनेंट, फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक वेक्टर है, इस तरीके से आप जो है इसको समझने की कोशिश कीजिए। समझ लीजिए ये आपके पास वेक्टर है, ये आपके पास ऐसे एक वेक्टर है, ठीक है, मान लीजिए ये आपके पास वेक्टर है। तो अगर मैं इसको दो कंपोनेंट में तोड़ू, एक कंपोनेंट मैंने इधर दिखाया है और दूसरा कंपोनेंट मैं इधर दिखा रहा हूं। अगर ये कोई भी वेक्टर अगर मैं उसको दो कंपोनेंट में तोड़ता हूं, पहली चीज सिर्फ किस में तोड़ना है, दो कंपोनेंट में उस वेक्टर को तोड़ना है। और ये दो कंपोनेंट आपस में क्या होंगे, 90 डिग्री एंगल बनाएंगे, आपस में परपेंडिकुलर होंगे। तो ऐसे जो है रेजोल्यूशन, अगर हम इस तरीके से वेक्टर के कंपोनेंट निकालते हैं तो इसी को हम बोलते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, इसी को हम बोलते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। मान लीजिए यहां पर जैसे आपके पास ये एक्स एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, और ये आपके पास ए वेक्टर दिया हुआ है। तो ये ए वेक्टर कैसे बना होगा, क्या मैं आपसे बोल सकता हूं ये ए वेक्टर, तो पहले अगर मैं मानूं इसका एक असल में यहां से एक वेक्टर इधर होगा जिसको मैं क्या बोलूंगा, ए एक्स वेक्टर, उससे बना होगा। पहले ये इधर चला होगा, फिर जो है दूसरा वेक्टर इधर, दो वेक्टर से मिलके बना होगा। सर ये y की तरफ है तो इसको मैं ए वाई वेक्टर बोल सकता हूं। पहले जो आपको ये चीज समझनी है, तो तभी तो ये बनेगा इनका रिजल्ट ना, जैसे मैं अभी सिखा रहा था। आप इसको ऐसे समझ लीजिए, ये हमारे पास क्या था, सर ये था ए एक्स वेक्टर, और सर ये क्या था, ये है मेरे पास ए वाई वेक्टर। ध्यान से समझना, ये एक्स वेक्टर, ये वाई वेक्टर, तो ये इनका सर रिजल्टेंट होगा। कैसे सर, पहले वेक्टर की पूंछ और लास्ट वेक्टर का हेड, तो सर ये बन गया इनका रिजल्टेंट है ए वेक्टर।
तो ये आपको समझ आ गया, वही मैंने यहाँ पे लिखा। ये वेक्टर वहां से दिया था तो मैंने सोचा ये एक्स वेक्टर और ए वाई वेक्टर से बना होगा। क्लियर, समझ आ गया। तो दैट मीन सर पहली चीज जो मुझे यहां पर समझ आ रही है, सर आप कहना चाहते हो तो चलिए इसको हम यहां नहीं लिखेंगे, क्योंकि क्या आपको ये चीज समझ आ गई? आई होप ये चीज आपको समझ आ गई होगी। वही चीज मैंने आपको जो है वहां पे समझाई। तो मैं आपको यहां पर पहला पॉइंट लिख के समझाता हूं। इससे मुझे समझ आया ए एक्स वेक्टर प्लस ए वाई वेक्टर, सर क्या होगा सर? ए एक्स वेक्टर प्लस में सर ए वाई वेक्टर, ए वाई वेक्टर सर किसके बराबर होगा? ये वेक्टर प्लस ए वेक्टर होगा सर रिजल्टेंट के बराबर। सर ये होगा ए वेक्टर के बराबर। क्लियर, आपको समझ आ गया? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो सर ये जो ए एक्स वेक्टर है सर इसका कुछ मैग्नीट्यूड होगा ना, दैट मीन जो सर जो इसकी लेंथ होगी वो क्या होगा सर? वो इसका मैग्नीट्यूड होगा। तो सर दैट मीन यहां से यहां तक, यहां से लेके यहां तक जो ये लेंथ है सर, क्या मैं इसको एक्स बोल दूं? खाली एक्स बोलूंगा विदाउट वेक्टर। दैट मीन इसका मैग्नीट्यूड हो गया, एक्स वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो गया। ठीक है सर। सर फिर तो सर यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेके यहां तक सर जो डिस्टेंस होगा सर मैं उसको ए वाई बोल सकता हूं। हाँ सर, ए वाई क्या है? ए एक्स वेक्टर का मैग्नीट्यूड। सर ए एक्स क्या है? ए एक्स क्या है हमारे पास? अगर कोई बच्चा जो है उसको पूछना चाहिए था, लेकिन आप कैसे पूछोगे? ये तो रिकॉर्डेड लेक्चर है। तो चलिए, जो हमारे पास ए एक्स वेक्टर है, ए एक्स वेक्टर क्या होता है? ये होता है कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। दैट मीन्स ए एक्स और ए वाई किसके कंपोनेंट है? यानी कि पहले मैं वो चीज भी लिखूंगा। इसका मतलब मैंने क्या बोला? ए वेक्टर इन दो वेक्टर से बना है। दैट मीन्स मैं क्या बोल सकता हूं? मैं बोल सकता हूं आपको हियर ए एक्स वेक्टर एंड ए वाई वेक्टर, ए वाई वेक्टर आर टू कंपोनेंट्स, आर टू कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर। ये हमारे पास ए वेक्टर के दो कंपोनेंट है। और हमारे पास क्या है? एंड हमारे पास क्या है? ए वेक्टर, एक्स वेक्टर एंड ए वाई वेक्टर, एक्स वेक्टर एंड ए वाई वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये एक दूसरे के क्या है? परपेंडिकुलर है। दैट मींस ये कितना एंगल बना रहे? 90 डिग्री। दैट इज वाई इट इज कॉल्ड, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? इट इज कॉल्ड rectangular component of vectors, rectangular component of vectors। आई होप आपको ये चीज समझ आ गई होगी। सर ए एक्स क्या है? ये ए का वो कंपोनेंट है जो एक्स एक्सिस के अलोंग है। सर ये ए का वो कंपोनेंट है जो एक्स एक्सिस के अलोंग है, जो एक्स एक्सिस के अलोंग है। और एक बात मुझे समझ आ गई सर, आपने जो ये एक्स वेक्टर लिखा है सर ये क्या है? सर ये है कंपोनेंट ऑफ, शाबाश, ये है कंपोनेंट, शाबाश, कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर, कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर, शाबाश। कहां से? अलोंग प्लस एक्स एक्सिस, अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। क्या आपको समझ आ रहा है? इस लेवल पे समझा था क्या आपने क्लास में? तो क्लास में जनरली ऐसे बोलते हैं, वो नहीं होता है, पूरा समझना होता है। जितना आप डीप समझोगे उतना आपको सवाल अच्छा से, उतना आपको सवाल बहुत सिंपल लगेगा, आराम से जो है आपको समझ आएगी। क्वेश्चन आपसे बनने होंगे, न्यूमेरिकल इजीली आपसे होंगे, तो उतना ज्यादा आपको कॉन्फिडेंस होगा। तो चलिए, इसके बाद जो है अगर आपको अच्छा लग रहा है मेरे पढ़ाने का तरीका, और जो है अगर आपको ये चीज अच्छी लग रही है तो आपको जो है आप कमेंट करिएगा, उससे जो है हमें भी जो है मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, तो चलिए इसके बाद अगर मैं बोलूं आपसे ए वाई वेक्टर क्या है, तो आप बोलोगे सर ये ए का वो कंपोनेंट है, ए का वो कंपोनेंट है जो वाई एक्सिस के अलोंग है। क्या बोलोगे आप? सर ये है कंपोनेंट ऑफ, सर ये है कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर, कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर। कहां से? अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस के अलोंग। क्लियर है इतना? तो चलिए इतना पहले नोट करिए, मैं देखता हूं क्या पूरा आ रहा है। हाँ, क्लियर है इतना? ये हमारे पास दो चीजें हो गई। ये मैंने आपको बोला एक्स क्या होता है, ए वाई क्या होता है, और यहां से हमने जो है ट्राइंगल लॉ से ये चीज भी जो है लिखी, क्योंकि ये सिर्फ दो ही वेक्टर है तो ये हमने ट्राइंगल लॉ से लिखी है। क्या आपको क्लियर समझ आ गया? लेकिन अब जो है सर ये एक्स और ए वाई की वैल्यू हम निकालते कैसे? जैसे आपने देखा होगा इधर आता है ए कॉस थीटा, इधर आता है ए साइन थीटा, क्योंकि सर ये ए वेक्टर है
तो सर इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? सर ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है सर हम वो ए मानते हैं, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए मानेंगे। क्लियर है इतना? सर ए क्या है? सर यहां पर आपने जो है मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर को आपने है ए मान लिया है। क्लियर है इतना? आप देख लीजिए, अब यहां पर मैं आपको समझाता हूं। अगर मैं यहां से कॉस थीटा लिखूं, क्या लिखूंगा सर? कॉस थीटा लिखूंगा। मैं आपको दिखाऊंगा ये एक्स आता कहां है। बच्चों को याद होता है इधर आता है कॉस थीटा, ए साइन थीटा, लेकिन उनको पता नहीं होता असल में ये आता कैसे है। तो ये आपको पता होनी चाहिए। अगर मैं यहां से कॉस थीटा लिखूंगा, कॉस थीटा क्या होता है? कर्ली ब्लैक हेयर, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। थीटा अगर ये है तो ये साइड परपेंडिकुलर होगा, ये साइड बेस होगा। तो मुझे क्या होता है? cos थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। सर बेस क्या है? ax है। सर बेस का मैग्नीट्यूड डालना है सर, वो ax है, डिवाइड बाय सर हाइपोटेन्यूज का मैग्नीट्यूड a वेक्टर है तो सर उसका मैग्नीट्यूड a है। तो दैट मींस सर मैं क्या यहां से लिख सकता हूं? हाँ बिल्कुल आप लिख सकते हो यहां से। अगर मैं सर ax मुझे चाहिए, मुझे क्या चाहिए सर? ax चाहिए, तो सर ये a इधर मल्टीप्लाई होगा, सर ये आता है a cos थीटा। क्या आपने ये समझा? अभी तक आपने ये चीज रटी थी, क्या आपको ये आज समझ आ गया? ax आता कैसे है? ax आता है, ये a इधर जाएगा, a cos थीटा। दैट मींस जिस लाइन के साथ थीटा होता है उसके साथ हमेशा कॉस वाला कंपोनेंट आता है। क्लियर समझ आ गया? हाँ सर। तो चलिए अगर आपको ये चीज क्लियर हो गई है तो चलिए एक बार साइन थीटा भी इसमें लिख लेते हैं। इस ट्रायंगल में एक बार साइन थीटा को भी लिख लेते हैं। तो आप बोलोगे सर देखिए साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो सर परपेंडिकुलर दिख रहा है हमें ए वाई के बराबर। सर परपेंडिकुलर हमें दिख रहा है ए वाई के बराबर और हाइपोटेन्यूज है सर ए के बराबर। तो सर हम यहां से जो है आराम से लिख सकते हैं, हम ए वाई को क्या लिख सकते हैं सर? ए वाई बराबर होगा, ए इस तरफ इंटू हो जाएगा सर, ये होगा ए साइन थीटा। अभी मैंने समझाया, आज के बाद इसको आप डायरेक्टली जो है इस्तेमाल करोगे। अगर मेरे पास कोई वेक्टर ऐसे होता है उसका जिस लाइन के साथ एंगल होता है उधर आएगा कॉस थीटा, और जिधर जो उसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट आएगा उधर आता है साइन थीटा। क्या आपको इतनी चीजें क्लियर हुई? तो चलिए स्क्रीन को पॉज करके इतना नोट करिए। हाँ तो इतना आपने नोट कर लिया होगा। और एक चीज देखो, हमने यहां से क्या लिखा? ए वेक्टर बराबर ए एक्स प्लस ए वाई। तो अब मैं क्या लिख सकता हूं? अब मैं यहां पर आपको वापस दिखाता हूं ये होता कैसे। ए वेक्टर बराबर मैंने क्या लिखा था? ए एक्स वेक्टर। क्या लिखा था? पहले मैं एक बार फिर से लिखता हूं, ए एक्स वेक्टर प्लस में ए वाई वेक्टर के बराबर। सर ए एक्स वेक्टर क्या होगा? सर वेक्टर होता है मैग्नीट्यूड और उसका डायरेक्शन। सर ए एक्स वेक्टर क्या है? सर ए एक्स वेक्टर का मैग्नीट्यूड है सर ए कॉस थीटा। सर उसका मैग्नीट्यूड है ए कॉस थीटा। और सर ये किधर है? सर ये आपने बोला है एक्स एक्सिस के अलोंग है, तो सर इसको साथ आएगा आई कैप प्लस में सर ए वाई का मैग्नीट्यूड है सर ए साइन थीटा, ए साइन थीटा। और सर ये वाई एक्सिस में तो सर इसका जे कंपोनेंट आएगा। तो ये देख आ गया वापस हमारे पास ए वेक्टर, ये इसका एक्स कंपोनेंट, ये इसका वाई कंपोनेंट आ गया। क्या आपको अच्छे से समझ आ गया हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट निकालते कैसे? क्लियरली समझ आ गया आपको? हाँ सर। तो अगर आपको समझ आ गया तो मैं आपको और एक पॉइंट जो है वो बोलना चाहता हूं। तो डायरेक्ट आप कैसे याद रखोगे? जिस लाइन के साथ थीटा, जिस लाइन के साथ थीटा उधर कॉस थीटा वाला कंपोनेंट आता है, उधर कॉस थीटा वाला कंपोनेंट आता है, और उसके परपेंडिकुलर साइन थीटा वाला कंपोनेंट आता है। मैं रिपीट करता हूं, मैं एक बार आपको डिक्टेट करके बोलता हूं, आप लिखिए क्योंकि बोर्ड पे जगह नहीं बची है। आप लिखो जिधर जिस लाइन के साथ थीटा होगा, जिस लाइन के साथ थीटा होता है उधर कॉस थीटा कंपोनेंट आता है, उसके साथ कॉस आता है, उसके परपेंडिकुलर के साथ साइन आता है। क्लियर हुआ? ये चीज आप जो है इतना अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। पूरा मैंने आपको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट समझा दिया है। अब हम इसके ऊपर कुछ प्रैक्टिस करेंगे सो दैट आपकी कमांड इसके ऊपर जो है मजबूत हो जाए। चलिए नोट करिए इतना। हाँ तो चलिए मैं इसकी आपको थोड़ी बहुत और प्रैक्टिस करवाता हूँ, एक दो सवाल, तो फिर हम जो है क्योंकि ये जो है वीडियो की लेंथ थोड़ी ज्यादा होगी, आप भी थोड़े से थक गए होंगे, तो जो है नेक्स्ट जो है लेक्चर हम स्टार्ट करेंगे बहुत सारे क्वेश्चन जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा कंपोनेंट कैसे निकालेंगे सो दैट आप जो है इसमें मास्टर हो जाए।
फॉर एग्जाम्पल अभी हमने सीखा इसका क्या है, ए वेक्टर तो मैग्नीट्यूड ए होगा सर, जिधर थीटा है तो उधर आएगा, दैट मींस ये कंपोनेंट आएगा सर इसका ए कॉस थीटा, और सर इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या आएगा सर, उसके साथ आएगा ए साइन थीटा। लेकिन अब हम इसको ऐसे नहीं लिखते, इस ए साइन थीटा को यहां पर लिखा जाता है, इसको अब हम यहां न लिख के इसको यहां पर लिखते हैं, तो उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। क्लियर हुआ आपको? क्लियर हुआ? ये चीज अब यहां पर ही लिखते हैं, समझ आ गया? ठीक है, तो जैसे हमारे पास एफ है तो सर इसका इधर कंपोनेंट क्या आएगा सर, इस बार एफ है तो एफ वेक्टर है तो इसका इधर कंपोनेंट आएगा एफ कॉस थीटा, इसके परपेंडिकुलर आता है एफ साइन थीटा, तो लेकिन हम उसको इस लाइन के ऊपर लिखते हैं, क्योंकि ये एक्स एक्सिस पे लिखा तो इसको वाई पे लिखते हैं, तो सर वो आएगा एफ साइन थीटा के बराबर। ठीक है, इतना आप नोट कर लीजिए। तो चलिए आज का लेक्चर हम यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके ऊपर खूब सारे सवाल करेंगे और स्टार्ट करेंगे डायरेक्शन कोसाइनस। डायरेक्शन कोसाइनस अभी तक आपने सुना होगा, अब मैं आपको उसका फील बोलूंगा, वो होता क्या है एक्चुअल में डायरेक्शन कोसाइन, वो कवर करेंगे, और अगर कुछ टाइम बचा तो शायद उसी जो है लेक्चर में हम सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है डिस्कस करने जाएंगे वो है डॉट प्रोडक्ट, उसके बाद क्रॉस प्रोडक्ट, और फिर हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अच्छे से जो है इतना आप देखते रहिए और अच्छे से पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।